गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था। मैं शोभा गौतम, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, सेठ मुरलीधर मानसिंह का राजकीय कन्या महाविद्यालय से। आज हम बीए फर्स्ट ईयर पॉलिटिकल साइंस के पेपर फर्स्ट का जो टॉपिक है आपका अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था, उसके बारे में बात करेंगे। हम देखेंगे कि अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था से क्या अभिप्राय है, इसकी क्या विशेषताएं होती हैं और इसके क्या गुण हैं और साथ ही इसके क्या दोष हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था का मतलब क्या है। देखिए, कार्यपालिका और व्यवस्थापिका दोनों के बीच में आपस में कैसे संबंध है, इस आधार पर दो तरह की शासन व्यवस्थाएं होती हैं, एक अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था और एक संसदात्मक शासन व्यवस्था। संसदात्मक शासन व्यवस्था जो कि भारत में है, ब्रिटेन में है, और इसके बारे में हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज हम बात करेंगे अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था की। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था अमेरिका में है। अमेरिका इसका बहुत ही एक सर्वोत्तम उदाहरण हम अमेरिका को ले सकते हैं कि अमेरिका अगर हमें अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था को समझना है तो हम अमेरिकी शासन व्यवस्था को समझते हुए इसे समझ सकते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहली बात हम करेंगे कि अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था का अभिप्राय क्या है। जिस शासन व्यवस्था में कार्यपालिका प्रधान व्यवस्थापिका से बिल्कुल अलग होता है और शासन विभाग का प्रधान एक ऐसा व्यक्ति होता है जो व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होता, उसे अध्यक्षात्मक शासन कहते हैं। अध्यक्षात्मक शासन क्या है? पहली बात ये कि अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में जो कार्यपालिका का प्रधान है वो व्यवस्थापिका से बिल्कुल अलग होता है। तो अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था की पहली बात तो ये है कि अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में कार्यपालिका व्यवस्थापिका से बिल्कुल अलग रहती है। जैसा कि हमने संसदात्मक शासन व्यवस्था में देखा था कि संसदात्मक शासन व्यवस्था में कार्यपालिका और व्यवस्थापिका दोनों परस्पर संबंधित होती है, लेकिन अध्यक्षात्मक में क्या होता है, कार्यपालिका का जो प्रधान है वो व्यवस्थापिका से बिल्कुल अलग होता है। जैसे कि अमेरिका का राष्ट्रपति, अमेरिका में जो राष्ट्रपति है वो अमेरिका की कांग्रेस से बिल्कुल अलग रहता है। शासन विभाग का प्रधान एक ऐसा व्यक्ति होता है जो व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होता। दूसरी बात यह है कि जो शासन विभाग का प्रधान है वो व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होगा। जैसे कि संसदात्मक में क्या होता है कि जो शासन का प्रधान होता है, यानी कि प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल, वो पार्लियामेंट के प्रति उत्तरदायी होते हैं, विशेष रूप से लोकसभा के प्रति। लेकिन अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में ऐसा नहीं होता। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में जो कार्यपालिका होती है वो व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होती। तो मोटे रूप से हम कह सकते हैं कि अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था वो शासन व्यवस्था है जिसमें व्यवस्थापिका और कार्यपालिका परस्पर संबंधित नहीं होती। देखिए, गार्नर ने डेफिनेशन दी है इसकी। डॉक्टर गार्नर कहते हैं, अध्यक्षात्मक सरकार वह होती है जिसमें कार्यपालिका अर्थात राज्य का अध्यक्ष और उसके मंत्री अपनी अवधि के बारे में संविधान की दृष्टि से विधानमंडल से स्वतंत्र होते हैं और अपनी राजनीतिक नीतियों के बारे में भी उसके प्रति अनुत्तरदायी होते हैं। तो डॉक्टर गॉर्नर ये कह रहे हैं कि अध्यक्षात्मक सरकार वो सरकार होती है जिसमें कि कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होती, कार्यपालिका व्यवस्थापिका से स्वतंत्र होती है और व्यवस्थापिका से स्वतंत्र रहकर वो अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन करती है। तो अध्यक्षात्मक सरकार में क्या होता है कि जो राज्य का अध्यक्ष है और उसके मंत्री हैं, यानी कि जैसे हम अमेरिका की बात करें तो अमेरिका का राष्ट्रपति और अमेरिका का मंत्रिमंडल वो वहाँ की व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं है, वो वहाँ की व्यवस्थापिका से स्वतंत्र हैं संवैधानिक दृष्टि से।
तो इसे हम कहेंगे अध्यक्षात्मक सरकार। कहाँ कहाँ है? अमेरिका में, ब्राजील में, लैटिन अमेरिका के राज्यों में अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था पाई जाती है। तो हम कह सकते हैं कि अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था वह शासन व्यवस्था है जिसमें कि जो वास्तविक कार्यपालिका है, जो कार्यपालिका का प्रधान है, वो व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होता और व्यवस्थापिका से स्वतंत्र रहकर वो अपने कार्य करता है। आइए अब हम बात करते हैं कि क्या क्या विशेषताएं हैं अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था की। तो सबसे पहली विशेषता है कार्यपालिका के कार्यकाल की निश्चितता। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में कार्यपालिका का जो कार्यकाल है वो निश्चित रहता है। निश्चित रहने से अभिप्राय यह है कि जैसे अमेरिका की हम बात करें तो अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 साल है और अगर 4 साल से पहले राष्ट्रपति को हटाना है तो उसका केवल एक ही तरीका है और वो है महाभियोग। उसके अलावा और अन्य किसी प्रकार से राष्ट्रपति को नहीं हटाया जा सकता। लेकिन हम देखते हैं कि जो संसदात्मक शासन व्यवस्था होती है वहां पर क्या होता है, वहां पर यदि व्यवस्थापिका चाहे तो वो अविश्वास प्रस्ताव पारित करके प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिमंडल को हटा सकती है। तो संसदात्मक शासन व्यवस्था में क्या होता है कि कार्यपालिका का कार्यकाल निश्चित नहीं होता, क्योंकि व्यवस्थापिका अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से कार्यपालिका को कभी भी उसके पद से हटा सकती है। लेकिन अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में ऐसा नहीं होता। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में कार्यपालिका का प्रधान एक निश्चित अवधि के लिए चुना जाता है और इसमें देखिए आप कि जो व्यवस्थापिका है उसका निर्माण भी एक निश्चित समय के लिए होता है। व्यवस्थापिका को भी कार्यपालिका का प्रधान भंग नहीं कर सकता। लेकिन संसदात्मक में क्या होता है, संसदात्मक शासन व्यवस्था में यदि प्रधानमंत्री चाहे तो वो लोकसभा को उसके कार्यकाल से पूर्व भी भंग कर सकता है। लेकिन अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में ऐसा नहीं होता। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में कार्यपालिका का प्रधान भी एक निश्चित समय के लिए निर्वाचित किया जाता है और महाभियोग के अलावा उसे अन्य किसी प्रकार से नहीं हटाया जा सकता। दूसरी विशेषता है कार्यपालिका और व्यवस्थापिका एक दूसरे से पृथक। देखिए मॉन्टेस्क्यू का एक सिद्धांत है शक्ति पृथक्करण सिद्धांत, और शक्ति पृथक्करण सिद्धांत ये कहता है कि कार्यपालिका और व्यवस्थापिका एक दूसरे से स्वतंत्र रहनी चाहिए। तो जो अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था है वो मॉन्टेस्क्यू के इसी शक्ति पृथक्करण सिद्धांत पर आधारित है। इसमें कार्यपालिका और व्यवस्थापिका एक दूसरे से स्वतंत्र रहती है और एक दूसरे के कार्यों में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करती। तीसरी विशेषता, नाम मात्र की और वास्तविक कार्यपालिका अलग अलग नहीं। देखिए संसदात्मक शासन व्यवस्था वाले देशों में क्या होता है कि 2 प्रकार की कार्यपालिका होती है। एक वास्तविक कार्यपालिका जो होता है प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल, और दूसरी होती है नाम मात्र की कार्यपालिका जो कि हमारे देश में जैसा कि राष्ट्रपति है और ब्रिटेन में जैसा कि सम्राट है। लेकिन जहां अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था होती है वहां पर वास्तविक कार्यपालिका और नाम मात्र की कार्यपालिका अलग अलग नहीं होती। वहां पर राष्ट्रपति है, जैसा कि अमेरिका में राष्ट्रपति होता है, जो देश का वैधानिक प्रधान भी है और व्यवहार में भी सभी शक्तियों का प्रयोग उसके द्वारा किया जाता है। तो संसदात्मक और अध्यक्षात्मक को हम इस रूप में समझ सकते हैं कि संसदात्मक शासन व्यवस्था में 2 प्रकार की कार्यपालिका है, वास्तविक कार्यपालिका और नाम मात्र की कार्यपालिका। लेकिन अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में नाम मात्र की कार्यपालिका और वास्तविक कार्यपालिका अलग अलग नहीं होती। अब हम क्या गुण हैं अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था के, उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट हम लेते हैं शासन में स्थायित्व। अब शासन में स्थायित्व कैसे बना रहता है? हमने बात की थी कि अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में कार्यपालिका का कार्यकाल निश्चित रहता है और व्यवस्थापिका को भी उसके कार्यकाल से पूर्व भंग नहीं किया जा सकता। तो चूंकि व्यवस्थापिका और कार्यपालिका दोनों का कार्यकाल निश्चित रहता है,
इसलिए शासन में स्थायित्व बना रहता है। नेक्स्ट है असाधारण परिस्थितियों के लिए उपयुक्त। असाधारण परिस्थितियां अर्थात संकट काल। तो अगर हम संकट काल की बात करें तो देखिए, संकट काल में ये जरूरी होता है कि जो शक्तियां हैं उनका केंद्रीकरण किसी एक व्यक्ति के हाथ में हो ताकि तुरंत निर्णय लिए जा सके। तो असाधारण परिस्थितियों के लिए अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था उपयुक्त मानी जाती है, क्योंकि इसमें सारी जो शक्तियां हैं, सारी जो प्रशासनिक शक्तियां हैं, वो केवल एक व्यक्ति के हाथों में निहित होती है। तीसरा है दलबंदी की बुराइयां कम। अगर हम राजनीतिक दलों की बात करें तो देखिए, अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में क्या होता है कि जब शासन के प्रधान का चुनाव होता है, जब राष्ट्रपति का चुनाव होता है, उस समय तो राजनीतिक दल सक्रिय रहते हैं, लेकिन उसके बाद राजनीतिक दलों की सक्रियता इतनी नहीं रहती एज कंपैरिजन टू संसदात्मक शासन व्यवस्था वाले देशों की अपेक्षा। कि जहां संसदात्मक शासन व्यवस्था है, वहां तो क्या होता है कि राजनीतिक दल हमेशा क्रियाशील रहते हैं। विपक्षी दल हमेशा ये प्रयास करता है कि वो सत्ता पक्ष की कमियां बताता रहे, सत्ता पक्ष हमेशा अपना महिमा मंडन करता रहता है। तो जहां संसदात्मक शासन व्यवस्था है, वहां पॉलिटिकल पार्टीज अधिक सक्रिय रहती है और इसलिए वहां पर राजनीतिक दलबंदी की बुराइयां भी अधिक पाई जाती हैं। लेकिन अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में जो राजनीतिक दल हैं वो कार्यपालिका प्रधान के चुनाव के समय ही सक्रिय रहते हैं, उसके बाद इतने सक्रिय नहीं रहते, इसलिए अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में दलबंदी की बुराइयां कम पाई जाती है। नेक्स्ट है प्रशासन में एकता। प्रशासन में एकता ऐसे आ जाती है कि जहां अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था है, वहां पर संपूर्ण शासन शक्ति एक व्यक्ति के हाथ में होती है। और अगर हम व्यवस्थापन की बात करें तो व्यवस्थापिका संबंधी शक्तियां वहां पर व्यवस्थापिका के हाथों में होती है। तो चूंकि प्रशासन की शक्तियां, एक जैसी शक्तियां किसी एक ही ऑर्गन के पास है, इसलिए प्रशासन में एकता बनी रहती है। नेक्स्ट है शक्ति पृथक्करण। नेक्स्ट है शासन में कुशलता। शासन में कुशलता इस दृष्टि से आ जाती है कि कार्यपालिका व्यवस्थापिका से स्वतंत्र होकर स्वतंत्र रूप से अपना प्रशासनिक कार्य करती है। तो कार्यपालिका को व्यवस्थापिका के कार्यों में भाग लेकर कानून बनाने के लिए इन्वॉल्व होने की आवश्यकता नहीं होती। तो कार्यपालिका को चूंकि एक ही कार्य करना है, प्रशासन संबंधी कार्य, व्यवस्थापिका को केवल व्यवस्थापन संबंधी कार्य देखना है। तो इसलिए ये कहा जाता है कि जब अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था है, उसमें प्रशासन में अधिक कुशलता पाई जाती है। नेक्स्ट है शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का पालन। इसकी चर्चा अभी हमने की है कि शक्ति पृथक्करण सिद्धांत कहता है कि व्यवस्थापन और प्रशासन संबंधी शक्तियां अलग अलग अंगों में निहित होनी चाहिए, और अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था भी इसी सिद्धांत पर आधारित है। नेक्स्ट है बहुदलीय प्रणाली के लिए उपयुक्त। जिस देश में बहुदलीय शासन प्रणाली हो, वहां पर अगर संसदात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया जाएगा तो ये संभावना बनती है कि सरकार बहुत जल्दी चेंज होगी और सरकार सही तरीके से काम नहीं कर पाएगी। तो जहां पर बहुदलीय शासन प्रणाली है, वहां पर अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था अधिक उपयुक्त मानी जाती है। नेक्स्ट है योग्यतम व्यक्तियों के मंत्रिमंडल का निर्माण संभव। इसको भी हम संसदात्मक से कंपैरिजन करते हुए समझते हैं कि जो संसदात्मक शासन व्यवस्था होती है, वहाँ पर ऐसे व्यक्तियों को मंत्री बनाया जाता है जो लोकप्रिय होते हैं। लेकिन अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में क्या होता है कि जो कार्यपालिका प्रधान है, वो योग्य व्यक्तियों को अपने मंत्रिमंडल में सम्मिलित करना, मतलब योग्य व्यक्तियों को अपने मंत्रिमंडल में शामिल कर सकता है। उसके लिए ऐसा कोई दबाव नहीं होता कि वो योग्य व्यक्ति कि वो जो पॉपुलर व्यक्ति हैं उन्हीं व्यक्तियों को मंत्रिमंडल में शामिल करेगा। तो ये कहा जाता है कि एक कुशल जो मंत्रिमंडल है उसका निर्माण अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में संभव है।
अब हम दोषों की बात करेंगे कि क्या दोष है अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था के। तो पहला दोष है परिवर्तनशीलता का अभाव। इसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं कि जो अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था होती है उसमें कार्यपालिका प्रधान का कार्यकाल भी निश्चित होता है और व्यवस्थापिका का कार्यकाल भी निश्चित होता है, और दोनों को ही समय से पूर्व भंग करना या हटाना मुश्किल होता है। तो एक तरीके से जहां अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था है उसमें सरकार में परिवर्तन करना थोड़ा कठिन होता है, जबकि जो संसदात्मक शासन व्यवस्था है उसमें सरकार में आसानी से परिवर्तन किया जा सकता है। नेक्स्ट है उत्तरदायित्व की अवहेलना। उत्तरदायित्व की अवहेलना इस दृष्टि से हो जाती है कि अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में चूंकि व्यवस्थापिका और कार्यपालिका दोनों स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं, इसलिए यदि प्रशासन में अगर कोई बुराई उत्पन्न हो जाती है तो व्यवस्थापिका कार्यपालिका को उत्तरदायी ठहराती है और कार्यपालिका व्यवस्थापिका को उत्तरदायी ठहराती है। तो दोनों विभाग जो हैं वो एक दूसरे पर उत्तरदायित्व डालने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट है व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में सहयोग का अभाव। देखिए, ये कहा जाता है कि प्रशासन में एक तरह की आंगिक एकता होनी चाहिए, अर्थात प्रशासन के जो अंग हैं उनमें आपस में सहयोग होना नितांत जरूरी है। लेकिन अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में क्या होता है कि प्रशासन संबंधी कार्य कार्यपालिका करती है और कानून निर्माण संबंधी कार्य व्यवस्थापिका करती है, और कई बार ये देखा जाता है कि सरकार के इन दोनों विभागों में सहयोग नहीं होता, बल्कि सहयोग के बजाय ये एक दूसरे के विरोधी बन जाते हैं, और ये प्रशासन के लिए बहुत अधिक हानिकारक होता है। नेक्स्ट है निरंकुशता की आशंका। निरंकुशता की आशंका इसलिए बन जाती है क्योंकि अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में कार्यपालिका प्रधान का कार्यकाल निश्चित होता है और एक बार निर्वाचित हो जाने के बाद न तो उस पर जनता का कोई नियंत्रण रहता है न जनता के प्रतिनिधियों का। तो यदि राष्ट्रपति चाहे तो वो मनमाने तरीके से कार्य करते हुए निरंकुशता की प्रवृत्ति को अपना सकता है। नेक्स्ट है प्रशासनिक एकता के सिद्धांत का विरोध। वर्तमान समय में प्रशासन के संबंध में एक थ्योरी दी जाती है, ऑर्गेनिक थ्योरी, जिसमें यह कहा जाता है कि प्रशासन में भी मानवीय शरीर के समान एकता पाई जाती है और उसके जो अंग हैं उनमें परस्पर निर्भरता होती है। लेकिन अध्यक्षात्मक शासन इस सिद्धांत के विरुद्ध है क्योंकि इसमें व्यवस्थापिका और कार्यपालिका एक दूसरे से संबंध नहीं रखती। नेक्स्ट है कम राजनीतिक शिक्षा। संसदात्मक शासन व्यवस्था में क्या होता है, देखिए कि जो व्यवस्थापिका के सदस्य हैं वो मंत्री परिषद के सदस्यों से प्रश्न पूछते हैं, उनकी आलोचना भी कर सकते हैं, और जो मंत्री परिषद के सदस्य हैं उनके लिए इन आलोचनाओं का उत्तर देना कंपलसरी होता है। और इससे क्या होता है, जनता की भी रुचि रहती है सरकार के कामों में और जनता को राजनीतिक शिक्षा प्राप्त होती है। लेकिन अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में चूंकि व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के बीच संबंध नहीं होता, इसलिए जनता को राजनीतिक शिक्षा प्राप्त करने के अवसर बहुत कम प्राप्त होते हैं। तो ये हमने अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था से संबंधित कुछ तथ्यों का आज मूल्यांकन किया। थैंक यू।